क्योंकि आप इंटरनेशनल लाइसेंस पे गाड़ी यहाँ पे चला सकते हो 1 साल तक, बेशक आपका डीवीएल बन जाए। बहुत सारी वेबसाइट्स हैं मार्केट में इंश्योरेंस के हवाले से, ऐसे ठीक ही है? तो कुछ चंद एक नाम बता दें। कोटेशन भी कम आती है और थोड़ी देर बाद आपकी स्टार्ट स्टार्ट भी मतलब होती फ़ौरन से। एजेंट्स, बहुत सारे लोग जो है ना वो एजेंट्स के हाथ में चढ़ जाते हैं और बाद में पछताते भी हैं। ओके, अस्सलाम वालेकुम गाइस एंड वेलकम बैक टू द चैनल। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। आज का टॉपिक आप लोगों ने रीड कर ही लिया होगा। हमारे साथ स्टूडियो में फिर से आज मौजूद है। स्टूडियो तो नहीं गाड़ी है अपना, ये तो हम भी स्टूडियो कहते हैं इसको। हमारे साथ फिर से मौजूद है अब्दुल्ला भाई। अब्दुल्ला भाई कैसे हैं आप? अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह का शुक्र है, आप ठीक सर हैं? अल्हम्दुलिल्लाह बिल्कुल ठीक ठाक। अब्दुल्ला भाई, आज का टॉपिक हमारा है गाड़ियों की इंश्योरेंस के हवाले से, जी क्योंकि बिल्कुल, बहुत सारे लोग इसको लेके परेशान हैं। ऐसे ही है। चाहे वो इंटरनेशनल लाइसेंस हो, उनके अपनी कंट्री का नॉर्मल लाइसेंस हो, चाहे यूके लाइसेंस हो, बिल्कुल हर ऐसे कोई ही है। कोशिश करता है कि उसको सस्ती इंश्योरेंस चाहिए। सर ये तो बहुत बड़ा मसला है हम्म, नए आने वाले ड्राइवर के लिए यहाँ पे जो है। तो आपकी ये बात से ना मुझे एक और चीज़ याद आई है कि अभी आपने इंटरनेशनल लाइसेंस का हम्म, नाम लिया है। तो इंटरनेशनल लाइसेंस जो है हमारे जो भी नया आने वाला होता है, बेशक इंडिया से आ रहा है, पाकिस्तान से आ रहा है, तो उनकी प्रायोरिटी ये होती है कि वो इंटरनेशनल लाइसेंस को साथ लेके आए। हम्म, जबकि मेरी नज़र में उसकी ऐसा चीज़ की कोई ख़ास ज़रूरत नहीं है। अगर आपका नॉर्मल अपनी कंट्री का लाइसेंस है ओरिजिनल वाला, तो वो ही चलता है, क्योंकि इंश्योरेंस करते हुए भी आपका वही यूज़ होता है, सही क्योंकि वो आपका पुराना बना होता है और इंटरनेशनल लाइसेंस जो है वो आपका बिल्कुल नया नया होता है। होता है। उसके ऊपर इंश्योरेंस आपकी वैसे ही हाई आती हम्म। है। अच्छा, मेरे साथ भी इसी तरह था कि मैं बिकॉज इंटरनेशनल लाइसेंस नहीं लेकर आया था, हम्म। मैंने भी अपनी जो इंश्योरेंस है वो जो मेरा नॉर्मल पाकिस्तान का हाँ, लाइसेंस था, मैंने उसी के ऊपर पहले इंश्योरेंस अपनी कराई थी। बिल्कुल ऐसे ही है। वो होती भी उसी पे है, क्योंकि हम्म, इंटरनेशनल पे तो वैसे ही ज़्यादा आएगी। ज्यादा आएगी, बिल्कुल सही कह रहे हैं आप। अच्छा सर, इसके अलावा एक मिथ जो कि बहुत सारे लोगों के जहन में है, कॉन्सेप्ट लोगों का वो क्लियर नहीं है, मेरा भी बहुत टाइम बाद ही क्लियर हुआ था कॉन्सेप्ट जाके। ऐसे वो ही ये है कि लोग कहते हैं कि जी आप जब डीवीएल अप्लाई कर देते हैं, मतलब यूके का लाइसेंस अप्लाई कर देते हैं, हम्म। चाहे वो प्रोविजनल लाइसेंस है, हम्म। क्योंकि सबसे पहले आपका वही बनता है जो लर्नर की तरह कहा जाता है, ऐसे ही है। तो आपका जो अपने कंट्री का लाइसेंस है वो फिर वैलिड नहीं रहता। जी, ये बहुत बड़ा मसला है और बड़े सारे लोग जो हैं इस बात के ऊपर ना कंफ्यूज्ड हैं, और उनको गाइड करने वाला भी कोई नहीं है, क्योंकि यहाँ पे काफ़ी सारे लोग जो पुराने भी रह रहे हैं उनको भी इस चीज़ का नहीं पता। तो वो नए लोगों को भी यही कहते हैं कि आप अपना डीवीएल अप्लाई ना करो, हम्म, नहीं तो आप इंटरनेशनल लाइसेंस के ऊपर गाड़ी नहीं चला पाओगे यहाँ पे। ओके, जबकि ऐसी कोई बात नहीं है। हम्म, आप जिस दिन इस कंट्री में लैंड हो गए हो, उस दिन से आपका 1 साल स्टार्ट हो गया। आप 1 साल तक अपने कंट्री के लाइसेंस के ऊपर इस गाड़ी में गाड़ी ड्राइव कर सकते हो। ओके, तो बाकी रही बात डीवीएल की, वो तो आते ही अगले दिन ही आपको अप्लाई कर देना चाहिए, क्योंकि जितनी जल्दी आपका डीवीएल अप्लाई होगा, आप थ्योरी करोगे, प्रैक्टिकल करोगे, वो एक बहुत लंबा लेंथी प्रोसीजर है, हाँ, इससे आपको गुजरना है ऑब्वियसली। तो उतनी जल्दी आप अपना लाइसेंस बनवाओगे। आपकी तरह किसी को हम्म, ज़्यादा टाइम नहीं गुजरेगा और फिर पछताना नहीं पड़ेगा। बिल्कुल सही कह रहे हैं, बिल्कुल ठीक बात है आपकी। तो बाकी इससे ना मुझे एक दोस्त की एक स्टोरी हम्म, याद आ गई है, वो मैं आपको शॉर्ट सी करके हम्म, सुनाता हूँ। कि वो भी इसी तरह से इंटरनेशनल लाइसेंस पे गाड़ी चला रहा था, नया आया था। उसको पुलिस ने रोका, उन्होंने उसका लाइसेंस चेक किया, उसने इंटरनेशनल दिखाया। उन्होंने कहा कि इंटरनेशनल नहीं, मुझे पाकिस्तान का ओरिजिनल लाइसेंस दिखाओ। हम्म, उसने वो दिखाया। उसने उससे पूछा कि आपके पास टोटल कितने लाइसेंस हैं? उसने कहा कि 2 हैं। तो उसने कहा नहीं, 2 नहीं है मेरे पास, आओ साथ आओ गाड़ी में, मैं आपको बताता हूँ। तो उसे गाड़ी में ले गया। खैर उसने उसे बताया कि आपका डीवीएल भी है, और उसने कहा कि आपका डीवीएल आ गया है, तो आप इस लाइसेंस पे गाड़ी नहीं चला सकते। ये पुलिस वाला कह रहा ये पुलिस वाला है? कह ओके। रहा है, क्योंकि बात भी पुरानी है थोड़ी। हम्म, उस टाइम पे बहुत ज़्यादा लोग आए नहीं थे, तो काफ़ी सारे पुलिस ऑफिसर्स को भी इस चीज़ का नहीं था पता। तो खैर उसने वही काम किया जो नॉर्मल किसी बंदे के साथ किया जाता है, जिसके पास लाइसेंस ना हो। उसकी गाड़ी ले गया, कंपाउंड में रखते हैं। उसने कहा कि गाड़ी जाके छुड़वा लेना अपनी हम्म, कंपाउंड से, और उसके 6 पॉइंट्स होते हैं। ओके, तो वो खैर नेक्स्ट डे गया कंपाउंड में गाड़ी छुड़वाने। तो उसे फिर वहाँ जाके पता चला कि गाड़ी छुड़वाने के लिए आपको यूके लाइसेंस वाला को बंदा चाहिए, हम्म, जिसके पास यूके का लाइसेंस है, वो आके गाड़ी यहाँ से लेके जा सकता है। और प्लस दूसरी चीज़ जो है वो आपकी होती है इंपाउंड इंश्योरेंस, हम्म, कंपाउंड से सही छुड़वाने के है, लिए बिल्कुल। होती है, ठीक है। तो वो खैर जब गाड़ी छुड़वाने के लिए गया नेक्स्ट टाइम अपने साथ यूके लाइसेंस वाले बंदे को लेके, और 400-500 पाउंड की उसकी इंपाउंड इंश्योरेंस हुई ओके, वहाँ से, कंपाउंड से सिर्फ गाड़ी निकलवाने के लिए। तो खैर उन्होंने उसको वो चीज़ बताई कि पुलिस वाले ने आपकी गाड़ी जो है गलत पकड़ी है। उनकी पकड़नी बनती नहीं थी, क्योंकि आप इंटरनेशनल लाइसेंस पे गाड़ी यहाँ पे चला सकते हो 1 साल तक, बेशक आपका डीवीएल बन गया। ओके, फिर उसने डीवीएल को कॉल की, उनसे बात की, उन्होंने भी यही सेम बात की कि आप गाड़ी चला सकते हो।
तो उसने खैर उनसे बोला कि मुझे रिटर्न में कोई चीज़ दे दो, तो उन्होंने उसके घर पे एक लेटर भेज दिया जिस पे लिखा हुआ था कि आप गाड़ी ड्राइव कर सकते हो, यू आर एलिजिबल टू ड्राइव, ठीक है। तो फिर ये हुआ कि उसने उस पुलिस वाले के खिलाफ कंप्लेन की, उस पुलिस वाले ने उससे माफ़ी भी मांगी और थोड़ा सा टाइम लगा, कुछ 6 महीने लगे, लेकिन उसका जितना एक्सपेंस हुआ था इम्पाउंड इंश्योरेंस का और गाड़ी का और पॉइंट्स भी वापस आए और उसको पैसे भी उसके सारे वापस मिले। ओके, तो खैर इस स्टोरी से ये पता चलता है कि आप गाड़ी चला सकते हैं। अगर आप डीवीएल अप्लाई भी कर दें तो आपका अपना जो लाइसेंस है वो 1 साल के लिए वैलिड है। बिल्कुल और वो वैलिड तभी से हो रहा है, हम लास्ट वीडियो में कहा था, द मोमेंट यू लैंड इन यूके आपका वो 1 साल का पीरियड स्टार्ट हो चुका है। बिल्कुल बेशक आप गाड़ी चलाएं या ना चलाएं, आपका पीरियड स्टार्ट हो चुका है। ऐसे ही है। ठीक हो गया। अच्छा सर, बहुत सारी वेबसाइट्स हैं मार्केट में इंश्योरेंस के हवाले से, ऐसे ठीक ही है, तो कुछ चंद एक नाम बता दें जो कि मेन नाम है जहाँ से इंश्योरेंस चेक की जा सकती सर है। बड़े बड़े नाम अगर आप देखें तो वो एक मनी सुपर मार्केट है, हम्म। गो कंपेयर है, confused.com है, इस तरह की बड़ी वेबसाइट्स हैं। हम्म, बाकी इसके अलावा जब आप गूगल पर सर्च करते हैं तो 2-4 और भी आती हैं, बट मेनली इन्हीं वेबसाइट से कंपेयर किया जाता है क्योंकि ये काफ़ी इंश्योरेंस कंपनीज की कोटेशन जो है ना वो आपको एक ही वेबसाइट पे शो हो जाती हैं। वहाँ से आप चीपेस्ट कोटेशन जो है उसको सिलेक्ट करके तो अपने इंश्योरेंस कर लेते हैं। अच्छा, और ये बताएं कि वो कौन कौन से फैक्टर्स हैं जो आपकी इंश्योरेंस की प्राइस को इफेक्ट करते हैं। सर वो काफ़ी सारे फैक्टर्स हैं उसमें, मेनली आपकी बात की जाए तो ड्राइवर रिलेटेड जो हैं वो है ड्राइवर की एज, ड्राइवर का एड्रेस और ड्राइवर का ड्राइविंग लाइसेंस ओके कितना पुराना है, और एक और चीज़ उसमें ऐड होती है उसका नो क्लेम बोनस। ओके। अब ऑब्वियसली जो नया इस मुल्क में आया उसके पास नो क्लेम बोनस होगा नहीं। हाँ बिल्कुल, बट अपने कंट्री का हो सकता है कि हो, बट यहाँ का तो ऑब्वियसली नहीं है। बिल्कुल ऐसे ही है। तो जो नया बंदा आया वो तो इस कंट्री के लाइसेंस पे इंश्योरेंस देख भी नहीं रहा, वो तो देख रहा है अपने पाकिस्तान के लाइसेंस पे या इंडिया के लाइसेंस पे, ठीक है। तो वो जितना पुराना है उसमें से मतलब अगर किसी का 8 साल या 10 साल पुराना लाइसेंस है तो अगर उसके पास कोई 7-8 साल का साथ नो क्लेम बोनस भी है तो उसकी इंश्योरेंस जो है वो और ज़्यादा कम हो जाती है। जैसे मतलब कि जो नया आ रहा है वो कोशिश करे कि वो अपने साथ नो क्लेम बोनस का लेटर लेके आए, वो उसको यहाँ पे सस्ती इंश्योरेंस दिलवाने में हेल्प आउट कर सकता है। बिल्कुल ऐसे ही। ठीक हो गया। अच्छा, एड्रेस मैटर करता है आप जब इंश्योरेंस करा रहे होते हैं? एड्रेस बहुत ज़्यादा मैटर करता है। तो मोस्टली ये होता है कि जो भी बड़े सिटीज़ हैं उन बड़े सिटीज़ के अराउंड जितने एरियाज हैं उधर इंश्योरेंस हमेशा थोड़ी ज़्यादा आती है। ओके। तो अगर आप किसी मेन सिटी से हट के आपका कोई दोस्त वगैरह रह रहा है उसके एड्रेस पे अगर आप अपनी इंश्योरेंस करवा लेते हैं तो वो भी कम आ जाती है आपकी। मैंने बहुत सारे लोगों को देखा है वो जैसे अपने एड्रेस के अलावा और दूसरे एड्रेसेस पे भी करवाते हैं, बट इसमें कल को क्लेम में मसला नहीं आता। नहीं, वो देखिए अभी आपके पास यूके का लाइसेंस नहीं है तो यूके के लाइसेंस के ऊपर आपका एड्रेस लिखा होता है जिस पे आप रह रहे हैं। सही है। तो अगर आप तो कर रहे हैं इंटरनेशनल लाइसेंस के ऊपर उसके ऊपर तो कोई एड्रेस आपका रजिस्टर्ड नहीं है। तो आपने उनको जो अपना एड्रेस बताना है उन्होंने तो वही लिखना है। ओके, समझ कि वो आपको कल कोई इशू नहीं दे सकती वो हाँ, चीज़। उससे कोई इशू नहीं होता। अच्छा, इसके अलावा एड्रेस हो गया, आपकी एज मैटर करती है आपकी इंश्योरेंस में बहुत ज़्यादा, और फिर इंश्योरेंस की डिफरेंट कैटेगरीज भी बहुत सारी आ जाती हैं, कॉम्प्रिहेंसिव, थर्ड पार्टी, और ये वाली इनमें भी आई थिंक प्राइस का डिफरेंस आ जाता है। सर इसमें भी काफ़ी सारे लोग ये समझते हैं कि अगर वो थर्ड पार्टी फायर एंड थेफ्ट कर लेंगे ठीक है तो उनकी इंश्योरेंस कम आएगी, जबकि मुझे ऐसे लगता है कि कम्प्रीहेंसिव में आपकी कोटेशन कम आती है, थर्ड पार्टी फायर एंड थेफ्ट में थोड़ी ज़्यादा आती है। सर मैंने भी देखा, मैं भी अपनी गाड़ी की जब लास्ट इंश्योरेंस करा रहा था तो उसमें मैंने जितनी भी एक्स्ट्रा थे वो सारे ऐड किए, तो मैं एक्सपेक्ट ये कर रहा था कि मेरी इंश्योरेंस हाई जाएगी, जबकि मेरी इंश्योरेंस इतनी हाई नहीं आई। और आई थिंक कि वो यही रीजन होती है कि आप जब सारी चीजें उनसे एक्स्ट्रास भी परचेज करें तो उनको लगता है कि यार ये एक जेन्युइन इंश्योरेंस का बारा है, तो वो कोटेशन आपको अच्छी देते हैं। बिल्कुल बजाय इसके कि अगर आप सिर्फ एक बहुत लिमिटेड सी ऑप्शंस के साथ इंश्योरेंस परचेज करना चाह रहे हैं तो वो उनको शायद ये भी होता है कि यार पता नहीं इसने लेनी इसको कोटेशन हाई दे दो, मतलब आई डोंट नो कि बैक एंड पे क्या वर्किंग होती है। बट दूसरा ये भी होता है ना कि आपने जब अपनी गाड़ी की इंश्योरेंस स्टार्ट करनी है तो वो स्टार्टिंग डेट आपकी 2 वीक बाद की अगर तो फिर आपकी इंश्योरेंस कोटेशन कम आएगी सेम डिटेल्स के साथ। बिल्कुल सही। अगर आपकी विद इन वीक है फिर आपकी कोटेशन ज्यादा आएगी। यार सर आप कह रहे हैं कि मेरी कल से इंश्योरेंस स्टार्ट करा दो फॉर एग्जांपल, तो वो प्राइस आपकी हाई चली जाएगी। इसमें ये भी होता है ना कि इंश्योरेंस कंपनी को पता होता है कि इस बंदे को ना अर्जेंट बेसिस पे इंश्योरेंस अपनी स्टार्ट करनी है, तो ये ज्यादा जगह पे जाएगा नहीं, इसको जो कोटेशन मिल रही है वही करेगा तो उसकी कोटेशन हाई आती है। जबकि आप अपनी कोटेशन लेते हुए अगर आप ये लिख देते हैं ना कि यू हैवंट बॉट योर कार येट, ठीक है,
तो उसमें ये होता है कि उनको पता चलता है कि इस बंदे ने अभी गाड़ी खरीदी नहीं है, ये सिर्फ कोटेशन ले रहा है, अगर इंश्योरेंस कम आएगी फिर गाड़ी खरीदेगा, बिल्कुल तो सही है। फिर वो आपकी कोटेशन भी कम आती है और थोड़ी देर बाद आपकी स्टार्ट होती है, स्टार्ट भी मतलब होती है। फौरन से स्टार्ट नहीं अच्छा, होती। एक और चीज, मैं बिकॉज जब नया नया आया तो मुझे मेरे एक रिलेटिव ने कहा कि जी कल को तुम गाड़ी लेते हो तो इंश्योरेंस अगर तुम्हें सस्ती ना आ रही हो तो तुम मुझे मेन ड्राइवर बना दो, खुद सेकंड ड्राइवर बन जाओ, ठीक है, इस तरह से तुम्हारी इंश्योरेंस कम आ जाएगी। अब जब बाद में मुझे पता चला कि अगर आप सेकंड ड्राइवर बनते हैं तो आपको नो क्लेम बोनस नहीं मिलता। नहीं मिलता, वो फिर आपका ये है कि आप 1 साल के लिए कम इंश्योरेंस पे तो चला रहे हैं, ठीक है, लेकिन नेक्स्ट ईयर जब आप अपनी कोटेशन दोबारा ले रहे हैं अपने नाम के ऊपर, तो आप फिर वहीं पे स्टैंड कर रहे हैं जहाँ पे 1 साल पहले थे, आपकी कोटेशन उतनी ही आ रही है। मतलब बेसिकली आपका फिर रिकॉर्ड वो मेंटेन नहीं हो रहा है यहाँ पे एज अ सेकंड ड्राइवर। बिल्कुल आप ऐसे मेन ड्राइवर हैं तो आपका हो रहा होगा, सेकंड ड्राइवर ऐसे आपका ही है, ऐड वो नहीं हो आपका रहा। नो क्लेम बोनस बन जाएगा। अभी आप 1 साल किसी और के नाम पे इंश्योरेंस चला रहे हैं, मतलब एज अ सेकंड ड्राइवर ऐड हैं, तो वो जो नो क्लेम बोनस है, गाड़ी आपने चलाई है बट नो क्लेम बोनस उसको मिलेगा, जो मेन ड्राइवर था उसमें। हाँ, तो आपको उसका कोई फायदा नहीं होगा। फायदा ही उसका कोई नहीं होगा, तो आई थिंक फिर सेकंड ड्राइवर नहीं बने, बेहतर ये कि थोड़ी सी ज्यादा अमाउंट पे कर लें बट अपना ऐसे ही नो है। क्लेम बोनस भी अपना साथ साथ बनाते ऐसे रहें। ही है, वो लॉन्ग टर्म चलेगा आपके सही। साथ। अच्छा, एक और चीज, एजेंट्स, बहुत सारे लोग जो है ना वो एजेंट्स के हाथ में चढ़ जाते हैं और बाद में ऐसे ही है। पछताते भी हैं, कुछ जेन्युइन एजेंट्स भी होते हैं। तो आपका कुछ एक्सपीरियंस रहा है एजेंट्स के साथ सर- इंश्योरेंस कराने का? सर एक्सपीरियंस तो हमारा कौन सा नहीं रहा है। तो एजेंट्स हैं और जेन्युइन अब तो बहुत थोड़े हैं, तो जेन्युइन जो है वो आपकी इंश्योरेंस इतनी थोड़ी होती भी नहीं उनके पास जाके, लेकिन ये है कि बाकी जो एजेंट्स बैठे हैं वो ज़्यादातर मेरे जैसे बैठे हैं, मतलब कोई भी यहाँ पे आया 1-2 बंदे की इंश्योरेंस की तो उसे लगता है कि वो 30 खान बन गया है। तो हो चल जाती है इंश्योरेंस एजेंट्स वाली भी, बट 50-50 होता है। मैंने ऐसे केसेस भी देखे हैं कि जिनकी इंश्योरेंस स्टार्ट होने से एक दिन पहले कंपनी ने कैंसिल कर दी, ओके। और अगर इंश्योरेंस कंपनी आपकी इंश्योरेंस कैंसिल करते हैं तो फिर आपको कोई और कंपनी इंश्योरेंस देती नहीं है, और जो कोई कंपनी बड़ी कंपनी कोई एक आपको बहुत insurance महंगी देती वो होगी, बहुत ज़्यादा बहुत महंगी महंगी देती होती होगी, होगी, बिल्कुल ऐसी। तो आपको इंश्योरेंस नहीं मिलती उसके अंदर। तो दूसरा ये होता है कि समटाइम्स क्योंकि जो एजेंट्स बैठे हैं उन्होंने आपकी डिटेल्स काफ़ी ज़्यादा फेक डालनी होती हैं। सही। वो हमने ऐसे भी देखे हैं कि यहाँ पे कोई स्टूडेंट आया, उसे ब्रिटिश बॉन्ड लिखा हुआ है ओके। और उसकी एज 40-45 साल लिखी हुई है, एज उसकी बेचारे की 20-25 साल है। अच्छा, एक और चीज भी यहाँ पे मैंने भी ये देखा कि जो डॉक्यूमेंट्स आप अब वो तो मांगते नहीं है, हाँ प्रूफ आपको डिटेल उनको देने, प्रूफ नहीं मांगते, अगर मांग भी ले तो वेरीफाई नहीं होता। सर, और बहुत सारे लोग इसलिए जो है ना फेक डिटेल्स भी उनको दे रहे हो। सर ये पहले होता था, अब शुरू हो गया है काम, वेरीफाई करना स्टार्ट कर दिया ना। अब वेरिफिकेशन तो बात की बात है, पहले आपसे डॉक्यूमेंट्स जो कंपनीज नहीं थी ना मांगती, अब उन सारी कंपनीज ने भी आपसे डॉक्यूमेंट्स मांगने शुरू करते हैं। ओके। सर चाहे आपका यूके का लाइसेंस हो, चाहे पाकिस्तान का लाइसेंस हो, वो या इंडिया का हो, कहाँ का भी हो, वो आपसे। सर मेरा अपना verify- एक्सपीरियंस है कि एक बंदे की इंश्योरेंस मैंने इसी तरह से की, थोड़ी डिटेल्स ऊपर नीचे करके, तो उस बंदे का उन्होंने प्रूफ ऑफ ऑक्यूपेशन, प्रूफ ऑफ एड्रेस, उसका ड्राइविंग लाइसेंस ओके। और प्रूफ ऑफ आईडी, अच्छा सब कुछ मांगा उससे। अच्छा, और ये सारा वेरीफाई भी किया उन्होंने? बिल्कुल। ओके, तो इसका मतलब है कि अगर, क्योंकि मैं जानता हूँ कुछ ऐसे लोगों को भी जिन्होंने 2 नंबरियाँ की हैं डॉक्यूमेंट्स के अंदर और उनका चल गया काम, सर बड़े लोगों का चला है। अब सेम मैं आपको बताता हूँ कि एक सेम एजेंट से हमारे एक दोस्त की हमने इंश्योरेंस करवाई, बिल्कुल अच्छी चल रही थी, उसका एक्सीडेंट हुआ, क्लेम भी हो गया, इंश्योरेंस को कुछ भी नहीं हुआ। ओके। अब मैंने कहा ये एजेंट ठीक है, इंश्योरेंस ठीक करता है, एक और बंदे को मैंने रेफर किया, उस बंदे की जैसे ही उस इंश्योरेंस करवाई है उसकी शुरू होने से पहले कैंसिल हो गई। ओके, उसी बंदे से, उसी एजेंट से? उसी एजेंट से। फिर Okay. उसी एजेंट से एक बंदे की ऑलरेडी चल रही थी, उस बंदे का एक्सीडेंट हुआ, वो क्लेम करने गया, उसकी इंश्योरेंस वाइड हो गई, उन्होंने कहा फेक डिटेल्स है। सही। तो एक ही एजेंट से 3 डिफरेंट केसेस निकले। तो इसकी पहचान कैसे की जाए कि एजेंट जेन्युइन है या नहीं है? सर इसकी कोई पहचान नहीं है, क्योंकि एक बंदा आपके सामने भी नहीं आ रहा, आपके साथ यहाँ किसी रेफरेंस से, यहाँ किसी फेसबुक पे बैठ के, मोबाइल पे, व्हाट्सएप पे आपसे कांटेक्ट कर रहा है और उधर आपकी इंश्योरेंस कर रहा है, तो पहचान तो नहीं होती। लेकिन खैर आप एक काम कर सकते हो कि अपना जो होता है ना आपके, उसे कहते हैं कि आप कोटेशन दे दो, इसकी पेमेंट हम खुद करेंगे, ओके। हमें लॉगिन आईडी दो, तो आप वहाँ से चेक कर सकते हो कि आपकी डिटेल्स क्या क्या लिखी हुई हैं, ताकि एक्सीडेंट के टाइम पे अगर आपको कोई अपनी चीज़ उन्हें देनी पड़ती है, कोई डॉक्यूमेंट देना पड़ता है, तो आपको पता हो कि आप दे सकते हो कि नहीं दे सकते। ओके, बिल्कुल सही। अच्छा,
आई थिंक आपने मेन चीज तो इसमें कवर कर दी है। एक लास्ट चीज मैं आपसे जरूर पूछना चाहूंगा ब्लैक बॉक्स के हवाले से कि ब्लैक बॉक्स के साथ भी इंश्योरेंस जो लोगों की कम आती है, उसके बारे में आपका क्या कोई एक्सपीरियंस रहा है या किसी का जानते हैं जिसने ब्लैक बॉक्स का इंश्योरेंस कराई हो? सर ब्लैक बॉक्स के साथ अगर तो कोई जेन्युइन ड्राइवर है, कोई एक तो गाड़ी ठीक चलाने वाला बंदा है और दूसरा उसने डिलीवरीज नहीं करनी, उसने अपने काम पे ही जाना है और काम से ही वापस आना है, सही। तो फिर तो ब्लैक बॉक्स जो है उसका कोई मसला नहीं है। पर यहाँ पे मोस्टली जो अपनी करते हैं वो डिलीवरी के लिए। अच्छा, मैं सॉरी आपको बात काट रहा हूँ, पहले प्लीज थोड़ा सा इनके लिए एक्सप्लेन कर दें उन लोगों के जिनको ब्लैक बॉक्स का नहीं पता कि ब्लैक बॉक्स है क्या चीज। ब्लैक बॉक्स सर जी वो एक डिवाइस होती है जो आपकी गाड़ी के अंदर वो फिट कर देते हैं। वो आपके ड्राइविंग हैबिट को मॉनिटर करती है, आपकी गाड़ी की स्पीड को चेक करती है और उसे आप जीपीएस की तरह समझ लें। ओके। कि वो एक जीपीएस है, उनको पता चल रहा है कि आपकी गाड़ी कितनी चल रही है और किस किस जगह पे जा रही है। मैं हमारे एक जानने वाले हैं और उन्होंने जो है उनको कोटेशन बहुत सस्ती मिल गई ब्लैक बॉक्स के साथ। अच्छा। सर उन्होंने ले ली और कुछ अर्से बाद उनको कंपनी की तरफ से ईमेल आती है कि जी हम आपकी इंश्योरेंस कैंसिल कर रहे हैं। बिल्कुल ऐसे ही। अब उन्होंने कहा जी कैंसिल क्यों कर रहे हैं, मैं तो जबकि वो बंदा ऐसा है नहीं कि वो मतलब स्पीडिंग ओवर स्पीडिंग करे, ऐसा कोई मसला हो। तो उनको कंपनी ने कहा कि जी हम आपकी कैंसिल इसलिए कर रहे हैं बिकॉज आप ड्राइव करते हुए फोन यूज करते हैं। जी मैं तो ड्राइव करते फोन यूज करता ही नहीं हूँ। अब बाद में पता क्या चला कि वो जो ब्लैक बॉक्स था उसकी एक ऐप उन्होंने उसके फोन में भी इंस्टॉल की थी। अब जो कि फोन की जो एक्टिविटी है वो भी मॉनिटर हो रही थी। अब वो क्या था, जब वो ड्राइव कर रहे हैं उन्होंने अपने बच्चों को फोन दिया, बच्चे उसमें वीडियोस देख रहे हैं, गेम्स खेल रहे हैं, तो वो ब्लैक बॉक्स को लगा कि जी ये तो फोन यूज कर रहा है गाड़ी चलाते हुए। तो उन्होंने कहा जी आपकी तो आप जो है सही गाड़ी नहीं चला रहे, फोन यूज करते हैं, हम आपकी इंश्योरेंस कैंसिल कर रहे हैं। बात से वही आई थी कि इंश्योरेंस अगर कंपनी कैंसिल कर दे तो आपकी प्राइस पे एक तो आपको कोई और इंश्योरेंस कंपनी देगी नहीं, जो देगी वो बहुत महंगी देगी। तो आई थिंक ब्लैक बॉक्स की तरफ तो आप लोगों को बिल्कुल नहीं जाना चाहिए। एक आपसे थोड़े से पैसे बचाने की खातिर ब्लैक बॉक्स वाली इंश्योरेंस ले लेंगे और लेकिन लॉन्ग टर्म में आई गेस वो आपके लिए सही नहीं, बिकॉज बेध्यानी से भी कभी कभी ओवर स्पीडिंग आपकी हो जाती है। ये हो जाती है यार, यहाँ के रोड। हाँ, यहाँ के रोड जैसे हैं, आपको कभी ओवर स्पीड सिचुएशन के हिसाब से भी करना पड़ जाता है, तो वो छोटी छोटी चीज नोट करते हैं और बाद में वो आपको ना तो क्लेम देंगे और इंश्योरेंस भी कैंसिल होगी, इसका फायदा कोई नहीं। बिल्कुल ऐसे है। तो आई थिंक हमने इसमें मोटी मोटी मेन सारी चीजें कवर कर ली सर, और थैंक यू सो मच आपका फिर से आने का सर। सर आपका बहुत शुक्रिया, आपने दोबारा बुलाया। और सर आपको हम बुलाते रहेंगे, हम आपको जो है ना तंग करते रहेंगे। और इंशाल्लाह अगली वीडियो भी हमारी बहुत जल्द हम कोशिश करेंगे एक और अपलोड करते हैं जो कि टैक्सी के हवाले से होगी, जिसमें सर हम आपको तकलीफ देंगे कि आप टैक्सी के हवाले से हमें एक्सप्लेन करें। कोई मसला नहीं। सो थैंक यू सो मच गाइज आपका वीडियो देखने के लिए। अपना ख्याल रखें और मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में, तब तक अपना ख्याल रखें।